हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था यूनिट नंबर फर्स्ट में। आज यूनिट नंबर 2 में हम आपके लिए लेके आए हैं उपभोक्ता व्यवहार तथा मांग, कंज्यूमर बिहेवियर और मांग से रिलेटेड कई सारे ऐसे पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम ध्यान देंगे। तो उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी प्रोडक्ट को लास्टली कंज्यूम करता है। परिभाषा में उसके ही दिया हुआ है कि वह आर्थिक एजेंट है उपभोक्ता, जो अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करता है। उसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने मैन्युफैक्चरर होते हैं प्लस जितने आपके मीडिएटर होते हैं, इवन वो रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, ये दोनों मिल करके जिसके लिए काम करते हैं वो आपका कंज्यूमर होता है। और इस कंज्यूमर को एट द लास्ट के बाद ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, यहीं पे वो प्रोडक्ट जो या वो सर्विस जो बना हुआ है यहीं पे वो ख़त्म हो जाता है कंज्यूमर के पास आकर के, जिसको हम कंजम्पशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता क्या होती है। तो एक निश्चित समय में वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि का कुल योग जो होता है वो कुल उपयोगिता कहलाता है। तो यहाँ पे कुल को छोड़िए, पहले टोटल इसको आप बोलते हैं। उपयोगिता को अगर आप ध्यान देंगे तो उपयोगिता का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी प्रोडक्ट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होता है वो यूटिलिटी की संज्ञा आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो संतुष्टि है वो उपयोगिता का है, और जैसे ही इसको आप पूरा सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो आपका कुल उपयोगिता हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सीमांत उपयोगिता। तो सबसे पहले आप सीमांत को समझिएगा कि जस्ट सपोज कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो आपका कंजम्पशन जो है, मैं जस्ट सपोज कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं लेकिन भूख बढ़ने की वजह से आपने क्या कर दिया, कुल 5 रोटी का कंजम्पशन, आपकी इच्छा थी कि आप 5 रोटी के आसपास में खाएंगे, लेकिन तभी आपकी माँ आई और आपको 1 रोटी एक्स्ट्रा दे दी। अब देखिए यहाँ तक जो आपकी 5वीं रोटी तक जो आपकी भूख थी वो तो समाप्त, मतलब शांत हो चुकी है, लेकिन यहाँ 1 रोटी बढ़ते ही तब भी आप क्या करेंगे, चलो ठीक है खा लेते हैं। फिर तब तक बहन आती है, 1 रोटी और बढ़ा देती है। फिर यहाँ पर देखिए इस रोटी, इन 5 रोटी के प्रति जितना आपका प्रेम था यहाँ पर आकर के थोड़ा सा कम हो गया। इवन कोई फर्स्ट 1 रोटी और अगर बढ़ा देता है तो यहाँ पर जो है आपकी जो स्थिति हो जाएगी, शायद वो गुस्से वाली स्थिति हो जाएगी, हो सकता है आप गुस्सा भी कर दें। तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो सीमांत उपयोगिता का भी होता है। यहाँ ये बता रहा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, मतलब 1 यूनिट जैसे बढ़ता है, मतलब 5 से +1 जैसा ही हो रहा है, तो इसके प्रति आपका लगाव थोड़ा सा, इस रोटी के प्रति आपका जो लगाव वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली ये जो कमी है, इसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट, ह्रासमान सिद्धांत की उपयोगिता का नियम क्या है। तो किसी वस्तु की इकाई का उत्तरोत्तर उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो क्रमशः क्या रहेगी, घटती जाएगी। मतलब यहाँ पे जो +1 हो रहा था रोटी, और लेकिन उसकी जो इच्छाएं थी उसमें क्या हो रहा था, उपयोगिता क्या हो रहा था, वो घटते चला जा रहा था। हो सकता है आपके मन में डर भी हो कि जस्ट सपोज कि अगर हम 8 रोटी खा लेते तो कहीं फूड पॉइजनिंग या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ह्रास का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ क्या करना, घटा होना। आगे देखिए, नेक्स्ट है उपभोक्ता बंडल क्या होता है। तो उपभोक्ता बंडल 2 वस्तुओं की मात्राओं के ऐसे समूह को कहा जाता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित क्रय शक्ति के आधार पर खरीद सकता है। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक उपभोक्ता का एक जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है उसकी लिमिट होती है, तो उस लिमिट के अनुसार ही वो क्या करेगा, कंजम्पशन करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बजट सेट क्या होता है। तो बजट सेट 2 वस्तुओं की मात्राओं के उन सभी बंडलों का संयोजन है। 2 वस्तु हैं, उनकी मात्राओं हैं, बंडल है, उनका संयोजन भी है या समूह है, जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तथा अपनी सीमित क्रय शक्ति के आधार पर खरीद सकता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता बजट क्या होता है। तो उपभोक्ता बजट का उसकी वास्तविक आय या क्रय शक्ति को बताया जाता है, मतलब बताता है यहाँ पर कि उपभोक्ता का पर्टिकुलर जैसे इतने का बजट है। जैसे कि अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में किसी रेस्टोरेंट में आपको 500 के भी खाना मिल जाएगा, और कहीं पे हो सकता है 50 रुपये थाली मिल जाए। तो ये बजट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर जाने वाला है। तो इसको आप उपभोक्ता बजट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है बजट रेखा। बजट रेखा 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों
को एक ही वक्र में दर्शाती है। ऐसे देखते हैं ना आप, ऐसे करके दिखाता है, तो वक्र को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय से खरीद सकता है। जहाँ पे कंपेयर करके, मतलब बजट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, कंपेयर करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ पर देखता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कि बजट रेखा में परिवर्तन क्या होता है। बजट रेखा में समानांतर क्या होता है, खिसकाव जब भी होगा वो बाएं से दाएं से बाएं की ओर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण का होता है। मतलब कि अगर ये है और ये रहा आपका राइट हैंड और ये आपका रहा लेफ्ट हैंड, अगर इधर से पॉइंट इधर खस रहा है तो ये क्या करेगा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण को बताएगा। वहीं क्या है, बजट रेखा में घुमाव एक अक्ष पर दाएं तथा बाएं संयोग में शामिल होने वाले वस्तुओं में से किसी एक की कीमत में परिवर्तन के कारण को बताता है। मतलब यहाँ पर ऐसे कोई चीज़ को डिनोट करेगा ना, तो ये जो है क्या करेगा, चेंजेस दिखाएगा किसी प्रोडक्ट का क्या रेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। आगे देख लीजिए, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या होती हैं। तो उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार एक वस्तु की स्थिति मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है मांग। तो वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर खरीदना चाहता है या खरीदने की इच्छा रखता है या खरीदता है, तो उसको हम डिमांड भी कहते हैं। और डिमांड का बहुत ही अच्छा वीडियो आपको पिछले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आगे आइए, ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है आपका यहाँ पर पॉइंट। ये पूछ रहे हैं मांग के जो निर्धारक तत्व क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि किसी भी डिमांड जो आपका होता है उसके जो निर्धारक तत्व वो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है वो प्राइस। आपने पढ़ा ही होगा कि डिमांड और प्राइस एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिमांड बढ़ेगा या प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे और भी कुछ फैक्टर जो दिए हुए हैं जो उसको डिमांड को जो क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। तो सबसे पहला जो निकल रहा है वो कीमत। तो कीमत में मांगी गई वस्तु में परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मांग में परिवर्तन हो सकता है, मांग की कीमत में कमी के कारण हो सकते हैं, मांग वक्र पर बिंदु की नीचे की ओर संचलन हो सकता है। नेक्स्ट है मांग में संकुचन, वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, मांग पर बिंदु का ऊपर की ओर संचालन, ये पॉइंट हो सकते हैं। अन्य कारण में ये बताया है कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, जैसे कि आपका टी हो गया, आपका कॉफ़ी हो गया। नेक्स्ट उपभोक्ता की रुचि, फैशन, मौसम इत्यादि, जनसंख्या में परिवर्तन और भविष्य में कीमत परिवर्तन होने की संभावना, ये भी मांग के निर्धारक तत्व के अंतर्गत में आते हैं। मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं और मांग में कमी के क्या क्या कारण हैं। तो मांग में जो वृद्धि हो सकता है, सबसे पहले जो रहेंगे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, या उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हो जाता है, या भविष्य में कीमत वृद्धि होने के कारण भी लोग डिमांड बढ़ा लेते हैं। जैसे गोल्ड वाले मैटर में होता है, जैसे ही पता चलता है कि अरे प्राइस बढ़ने वाला है तो लोग क्या करते हैं, उसको जाकर के ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। या प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, जैसे कि आपका माना कि चाय की कीमत अगर वृद्धि मतलब बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की हो सकता हो। या ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके जो कॉफ़ी है इसमें हो सकता हो डिमांड इसके इंक्रीज़ हो जाए। आगे है पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, तो पूरक की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी हो सकता हो मांग में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है कि मांग में कमी के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला है कि उपभोक्ता की दर, आय में जैसे वृद्धि हो रहा था अगर कमी हो जाता है तो, या उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हो जाता है, या भविष्य में कीमत कम होने के कारण भी किसी वस्तु की डिमांड क्या होती है, घट जाती है। प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत में कमी हो जाने के कारण या पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण भी क्या हो सकता है, मांग में कमी आ सकती है। मांग फलन क्या है, यह किसी वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनका फलनात्मक जो संबंध होता है वो उसे मांग फलन कहते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा,
कि उसे प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं या कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका जो है मतलब बोल सकते हैं किसी वस्तु की कीमत हो गई, प्राइस हो सकती है, या उससे संबंधित अगर कोई वस्तु है उसका प्राइस हो सकता है, या मतलब यहाँ पर कंज्यूमर का जो इनकम है वो भी डिपेंड करता है, या टेस्ट जो है मतलब कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं, जो मतलब तत्व होते हैं, वो मांग फलन के अंतर्गत में आते हैं। मांग में परिवर्तन क्या होता है, तो कीमत के स्थिर रहने पर किसी अन्य कारण से, यहाँ पर देखिए प्राइस स्थिर रहेगा, लेकिन किसी अन्य कारण से परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांग घट जाती है या बढ़ जाती है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। मांग की कीमत की लोच क्या होती है, तो मांग की कीमत एक कीमत की लोच जो होती है कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन का संख्यात्मक रूप में मापने की एक क्रिया है। एक अक्सर आप लोगों के बीच में मन में डाउट होता होगा, उस पॉइंट को आप समझ जाइएगा कि जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए, यहाँ पे जो है ये आपका सिर्फ क्वालिटी या क्वालिटेटिव मेथड है, मतलब यहाँ पे बस ये बताता रहता है कि किस दिशा में या किस कारण से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन जो आपका इलास्टिसिटी है, मतलब जिसको आप लोच बोल सकते हैं हिंदी में, ये जो है आपका क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर डिपेंड है। मतलब यहाँ पर ये आपको रिजल्ट बताता है कि क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं या उन परिवर्तन के क्या कारण हैं, उस चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। आगे जो है आपका ये बताता है कि मांग के नियम जो है ये कीमत और मांग के विपरीत का संबंध को डिनोट करता है। मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे को, जो प्राइस है और डिमांड है, इन दोनों के बीच रेसिप्रोकल को ये डिनोट करता है। लेकिन जो मांग की लोच है ये पॉजिटिव इवन नेगेटिव दोनों को भी डिनोट कर सकता है। इसमें जो है आपके लॉ ऑफ डिमांड में इसमें मतलब जो संबंध है कीमत और मांग के बीच में जो संबंध है उस संबंध को डिनोट करता है। और ये क्या करता है कि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो चेंजेस है उस चेंजेस को यहाँ पर शो ऑफ करता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का ही एक पार्ट है, मांग की लोच। तो यहाँ पर इसकी 3 विधि हैं। तो पहला विधि है टोटल मेथड के थ्रू, नेक्स्ट है ग्राफिक, और नेक्स्ट है ये अनुपातिक विधि के द्वारा। तो खैर इसके बारे में आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये सारे पॉइंट दिए हैं, हो सकता हो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए लेकिन कंफर्म नहीं है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये जो दिया हुआ है ये, तो इसमें ये आपको मैं बता दूं इम्पॉर्टेंट भी है, चाहे वो कम्पिटिटिव मेथड से हो, इवन चाहे किसी भी मेथड की अगर हम बात करें, मतलब एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये निकल के आता है आपका कि जब आपका जो लोच होने वाला, मतलब लोच का मतलब ये होता है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, या तो वो यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होगा 1 से, या लेस देन होगा, या इक्वल होगा, या फिर वो इक्वल टू 0 होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इनफाइनाइट के इक्वल में होगा। तो जो सबसे पहला जो है जो आपका निकल के आता है कि E इज़ ग्रेटर देन 1, इसमें ये बताता है कि यहाँ पर जो लोच है वो मांग के सापेक्ष में ही रहेगा, जिसको आप बोल सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड, जिसमें ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, मतलब चेंज हो रहा है कि इसमें प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं और मांग में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, तो इसको हम जो है यहाँ पर जो होता है मेरा E इज़ ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझना है तो अगर हम बात करें जैसे कि हरे मटर की अगर हम बात करें, तो मटर में जो है जैसे अगर आप सर्दियों के टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका मटर यहाँ पे 30 से 40 रुपए किलो के आसपास में आ जाता है, तो डिमांड क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। और वहीं जैसे ये 100 रुपये के जी रहता है गर्मियों के टाइम में,
तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसका डिमांड क्या रहता है, घटा ही रहता है, ज़्यादा लोग कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करते हैं। वहीं जो है अगर नेक्स्ट की बात करें, जहाँ पे जो आपका लोच है वो 1 से कम रहता है, उसमें ये बताता है, जिसको आप बोल सकते हो कि सापेक्ष बेलोचदार। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, मतलब परिवर्तन हो रहा है लेकिन जो चेंजेस होना चाहिए था वो जो है बहुत ही कम अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ई जो है, ई यहाँ पर लेस देन होता है 1 से। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, जहाँ पर आपको बताएगा, ये कम लोच वाला यही है आपका, जहाँ पर ये बताएगा आपका कि जो इकाई का लोचदार की मांग से रिलेटेड जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका E = 1 के बारे में डिनोट करेगा। तो इसमें ये बताएगा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, मतलब चेंजेस जो हो रहे हैं, जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन भी हो गया है। मतलब यहाँ पे 1 और E दोनों इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दोनों लगभग इक्वल में ही रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पर जो है E जो बोल सकते हैं यहाँ पर, इसी को आप 0 कर लीजिए, जिसको आप बोल सकते हैं कि चेंजेस तो हुए हैं, मतलब प्राइस में तो चेंजेस हो गया है लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसको आप कह सकते हैं कि पूर्णतः बेलोचदार। तो इसमें क्या है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है मांग में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, मतलब तो इसीलिए यहाँ पर जब मांग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब पूर्णतः बेलोचदार रहेगा, तो वो आपका E = 0 होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो पूर्णतः लोचदार। तो इसमें जो आपका ग्राफ जो रहेगा वो डिनोट करेगा आपका E = इनफाइनाइट। तो इसमें ये बताएगा कि जब किसी वस्तु की कीमत में मतलब थोड़ी सी भी परिवर्तन कर दी जाए और उसके मांग में अत्यधिक, मतलब उस वस्तु के मांग में अत्यधिक मतलब परिवर्तन देखने को मिल जाए, तो ये जो होता है यहाँ पे पूर्णतः लोचदार होता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका गोल्ड की कीमत में मात्र वो मतलब 50,000 का गोल्ड अगर रेट चल रहा है और थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब 500 रुपया थोड़ा सा बदल गया, तो इवन आपको दिख रहा लगभग ये 1% के आसपास में, 10% के आसपास में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चेंजेस हो रहा है लेकिन डिमांड क्या हो जा रहा है, तुरंत बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉइंट है आपके। आगे देखते हैं कि कीमत की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला जो है उपभोक्ता का व्यवहार है, दूसरा है वस्तु की प्रकृति, किस प्रकृति की वस्तु है, नेक्स्ट है उपभोक्ता के स्थगन की संभावना क्या क्या है, नेक्स्ट है वस्तु पर व्यय किए जाने वाले आय का भाग कितना है, वस्तु का विभिन्न प्रयोग क्या है और उपभोक्ता की आय कितनी है। ये सारे जो पॉइंट हैं वो मांग की कीमत की लोच को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो से अगर वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद क्लास।